Good morning, all the students. How are you? I hope that each and every student must be fit and fine. Dear students, once again Oxford Union English welcomes you. जैसा कि हम लोग जान रहे हैं बच्चे, ये ऑक्सफोर्ड यूनियन इंग्लिश इज द नेम ऑफ द चैनल और इसमें इनकलाबी सीरीज आर गोइंग ऑन। और आज का वीडियो जो है बच्चे, ये 20th यानी 20वां वीडियो है। पिछले वाले वीडियो में यानी 19वां वीडियो में मैं WH इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताया था और डिटेल से बताया था, लेकिन इसी कड़ी में एक बात रह गई थी। मैं बताया था कि इसी के अंदर में वो भी आएगा, इसी कैटेगरी में हु WHO हु भी आएगा, लेकिन उसके साथ में बच्चे कुछ अलग मामला है। तो यू इच एंड एवरी स्टूडेंट मस्ट अंडरस्टैंड गोइंग इनटू द प्रोफंडिटी, गहराई में जाकर के इसको समझना है बच्चे। तो सारे बच्चे जितने भी वाक्य पिछले वाले वीडियो में मैं प्रोवाइड किया हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे प्रैक्टिस कर लिए होंगे। अगर कर लिए तो ये सारा चीज़ तुम्हारे लिए बच्चों का खेल हो जाएगा। इट विल बी वेरी वेरी इजी एंड इट विल बी लाइक जस्ट लाइक चाइल्डिश प्ले फॉर ऑल ऑफ यू एंड यू कैन स्पीक मेनी सेंटेंसेस इन इंग्लिश ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन स्ट्रक्चर्स, यानी दिया हुआ जो स्ट्रक्चर है इस आधार पर आप हजारों सेंटेंस बोल सकते हो। तो डियर स्टूडेंट, मैं आज आ रहा हूँ। अच्छा, मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ तुम लोगों को। पहले जैसे ये सारा था और डू डज का इस्तेमाल था, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, रेस्ट, ये इस तरह से। जैसे तुम मुझे क्यों परेशान करते हो, तो वाई डू यू डिस्टर्ब मी, तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव इन, या वेयर डू यू लिव वेयर, तुम कब सुबह सवेरे जगते हो, तो व्हेन डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। उसी तरह से तुम इस चाकू से क्या करते हो, तो व्हाट डू यू डू विद दिस नाइफ। उसी तरह से यहाँ तुम कैसे आते हो, तो हाउ डू यू कम हियर, हाउ डू यू कम हियर। ठीक है बच्चे, इसी कड़ी में मैं ये बताया था कि हु का, और उसके बारे में ये बताया था हु के बारे में मैं कायदे से बताऊंगा। इसी कैटेगरी में हु भी आएगा, लेकिन बच्चे याद रखना कि हु के साथ में मामला कुछ अलग होता है। ये WHO हु, और हु का मतलब क्या होता है बच्चा, कौन। हु का मतलब क्या होता है, कौन। तो सारे बच्चे इस बात को याद रखना कि जब इसका मतलब होता है कौन, ये हु, और उसके और एक बात याद रखना है कि ये बच्चे सब्जेक्टिव केस है। कौन केस है जी, सब्जेक्टिव केस है। और ये जब ऑब्जेक्टिव केस होता है, यानी जब ऑब्जेक्टिव केस होता है, तो ऑब्जेक्टिव केस में इसको हुम बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चे, हुम, होम मत बोलना, हुम। अब उसी तरीके, और हुम का मतलब हुआ बच्चे किसको, किसको, ठीक है ना, किसको। अब आगे देखो इसी का, और इसी का पजेसिव केस होता है बच्चे, क्या पजेसिव केस होता है, हुज। क्या होता है बच्चों, हुज। और हुज का मतलब होता है किसका, हुज का मतलब होता है किसका या किसकी या किसके। तो इन सारी चीज़ों को मैं बाद में देखूँगा बच्चों, हुज का इस्तेमाल बताऊंगा। लेकिन इतना याद रखना, जिस तरह से मैंने बताया था आई सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, और उसका पजेसिव केस माई और माइन होता है। उसी तरीके से बच्चे ये याद रखना, ये हु जो है WHO हु का मतलब कौन, और जब हु का मतलब होता है कौन तो ये सब्जेक्टिव केस कहलाता है। और जब इसका ऑब्जेक्टिव केस हुम होता है, और जब ऑब्जेक्टिव केस ये हुम तो इसका मतलब किसको, और हुज जब इसका हु का पजेसिव केस हुज होता है, इसका मतलब किसका, किसके, किसकी। तो याद रखना, अगर कोई पूछे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हु, हुम और हुज, तो हु और हुम और हुज में क्या करता है, और सबका अलग अलग इस्तेमाल है बच्चे, अलग तरीके से। तो अभी हम ज़्यादा इस चीज़ को अभी बता रहे हैं कि हु इस कैटेगरी में आएगा। तो याद रखना बच्चे, ये हु मतलब कौन। तो याद रखना यहाँ पर कि अगर हु आ जाएगा तो इसके साथ में थोड़ा स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। क्या होगा कि अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट में, हालांकि ये भी WH क्वेश्चन के कैटेगरी में आता है, लेकिन ये ऐसा WH वर्ड है बच्चे, यानी ये ऐसा WH वर्ड है जो सब्जेक्ट की तरह काम करता है, जो सब्जेक्ट की तरह व्यवहार करता है, सब्जेक्ट की तरह व्यवहार करता है, या सब्जेक्ट की तरह काम करता है। और चूंकि सब्जेक्ट की तरह काम करता है, और हमने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट में कि सिंपल स्ट्रक्चर क्या है जी, सब्जेक्ट V1 या V5, यानी आई लव यू, सब्जेक्ट V1 या V5, उसके बाद ऑब्जेक्ट, या सी लव्स मी। उसी तरीके से बच्चे, जैसे मैं बोला कि मैं तुमको प्यार करता हूँ, तो आई लव यू, कौन तुमको प्यार करता है, और कौन का अंग्रेजी हु को अगर आई के जगह में बैठा दें तो क्या हो जाएगा बच्चे, हु लव्स यू। तो इस तरीके से बच्चे हु के बाद, ये इसी कैटेगरी में है, लेकिन ये हु जो है इसके बाद, जैसे ये सारे के बाद डू या डज का इस्तेमाल हुआ, तो हु के बाद याद रखना बच्चे, कभी भी डू या डज का इस्तेमाल नहीं होगा।
क्योंकि ये सब इंटेरोगेटिव एजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, इंटेरोगेटिव एजेक्टिव की तरह। लेकिन यहाँ पर ये जो है बच्चे इंटेरोगेटिव एजेक्टिव की तरह काम तो कर रहा है, लेकिन याद रखना हमेशा ये दरअसल सब्जेक्टिव केस की तरह काम कर रहा है। तो इसीलिए बच्चे जब ये अगर आ जाएगा ये सेंटेंस में, तो फिर उसका स्ट्रक्चर जो होगा, तो स्ट्रक्चर में थोड़ा परिवर्तन होगा। और स्ट्रक्चर में परिवर्तन क्या होगा कि हु अगर रहा तो रहने दो। अब अभी तक हम लोग यानी ये भी तो WH वर्ड है, इसी कैटेगरी में ये आया। लेकिन हु के साथ मामला क्या होगा बच्चे कि ये सब के साथ में डू या डज का इस्तेमाल होता था इसके जस्ट बाद में, लेकिन यहाँ पर हु के बाद डू या डज का इस्तेमाल नहीं होगा बच्चे। डायरेक्ट मतलब क्या कहते हैं, वर्ब का इस्तेमाल होगा, वर्ब का इस्तेमाल होगा। और वर्ब सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम अगर तो कोई एक वर्ब देते हैं ताकि उसी आधार पर, तो अगर हम यहाँ पर वर्ब 5 लिख दें तो ठीक है, वी के बाद यानी वर्ब होगा। और उसके बाद याद रखना बच्चे, यहाँ देखो क्या है कि डू या डच के बाद सब्जेक्ट था, उसके बाद वर्ब था, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, उसके बाद क्या है बच्चे यहाँ पर। लेकिन देखना कि जैसे एक वाक्य बोलेंगे हु डिस्टर्ब्स यू, तो ये जो वर्ब है और इसके बाद क्या होगा सेंटेंस में, तो इसके बाद बच्चे याद रखना ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर रेस्ट है तो रेस्ट दे देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन ये सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल तो हो रहा है, लेकिन इससे भी सवाल पूछा जा रहा है। तो याद रखना बच्चे, ये भी WH कैटेगरी में है, लेकिन WH कैटेगरी में रहने के बावजूद ये सब्जेक्ट की तरह व्यवहार कर रहा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं हु क्या है, सब्जेक्टिव केस है। और सब्जेक्टिव केस का मतलब हो बच्चे कि सब्जेक्ट की तरह वो व्यवहार कर रहा है। तो हु के बाद डायरेक्ट याद रखना है कि डू या डज का इस्तेमाल नहीं होता है, क्यों कि सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है ये। और लेकिन वाक्य हकीकत में इंटेरोगेटिव है, तो साइन ऑफ इंटरोगेशन से इसको खत्म करेंगे। इस लिहाज से बच्चे इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, हु प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, अच्छा V1 का भी इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है ना यहाँ पे। लेकिन मैं अभी एक दे दिया हूँ, यानी सिंपली तुम यू लिख दो, वर्ब इसको लिख दो, क्लियर ना। तो ये इसके बाद यानी हु के बाद डू या डज का इस्तेमाल नहीं होगा। डायरेक्ट मतलब क्या कहते हैं कि अब देखो बच्चे यहाँ पर देखो डू या डज था इसके सब्जेक्ट, यहाँ पर देखो पूरे कहीं पर सब्जेक्ट नहीं होगा। तो पता ये चला कि ये हु जो है वो खुद सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। इसीलिए बच्चे इसका स्ट्रक्चर ये हो जाएगा। जैसे हम बोलेंगे कौन तुमको परेशान करता है, एग्जाम्पल देखोगे कि कौन तुमको परेशान करता है, कौन तुमको परेशान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा, हमेशा याद रखना, कौन तुमको परेशान करता है। तो अब देखो यहाँ पर बच्चे कि कौन तुमको परेशान करता है, तो कौन ये सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो रहा है, तो हु का प्रयोग दिए, हु का इस्तेमाल हो गया यहाँ पे। और उसके बाद क्या है, डायरेक्ट वर्ब, तो वर्ब कौन है, परेशान करना। और परेशान करना का क्या होता है, डिस्टर्ब, क्या होता है, डिस्टर्ब। तो हु कौन, किसी मतलब बहुत सारे उसमें से एक को हम मतलब चिन्हित कर रहे हैं अगर, तो वहाँ पर V1 का V5 का प्रयोग होगा। और लगेगा कि 5-6 लड़के इसमें कौन कौन तुमको परेशान करता है, तब वहाँ V1 का इस्तेमाल करेंगे बच्चे। तो सिंपली यहाँ पर अभी ये समझो क्या एक की तरफ इशारा है, तो हु डिस्टर्ब्स, ये बच्चा खत्म हो गया, ये बच्चा खत्म हो गया, यानी हु के बाद वर्ब दिए, हु के बाद वर्ब दिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है इसमें, तुमको। तो तुमको का अंग्रेजी क्या होता है बच्चे, यू। तो इस तरीके से हु डिस्टर्ब्स यू, ये वाक्य बिल्कुल एंड बिल्कुल सही है। अगर रेस्ट भी होता तो रेस्ट भी दे देते कि हु डिस्टर्ब्स यू इन द क्लास, तो रेस्ट हो जाता। लेकिन चूंकि इस वाक्य में रेस्ट नहीं है, इसीलिए यहाँ पर रेस्ट नहीं दी है। इस तरीके से ऐसा बच्चे कभी भी नहीं बोलना कि हु डज डिस्टर्ब यू, हु डज डिस्टर्ब यू। बच्चे ये ग्रामेटिकली कंप्लीटली रॉन्ग सेंटेंस है, सिर्फ ये सेंटेंस राइट है। तो इस बात को हमेशा हमेशा ध्यान में रखना कि हु के साथ में ये मामला होता है उस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। आगे टेंस में क्या होगा वहाँ देखेंगे, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में याद रखना कि हु के बाद बच्चे डज या डू का इस्तेमाल नहीं होगा। अब उसी तरीके से बोलेंगे कि कौन तुमको रात में, कौन तुमको रात में परेशान करती है, ठीक है, कौन तुमको रात में परेशान करती है। तो अब बच्चे यहाँ पर देखो कौन, कौन का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, हु, और उसके बाद वर्ब दो, तो वर्ब क्या है जी, परेशान करना। तो हु डिस्टर्ब्स यू, क्या हो जाएगा जी, हु डिस्टर्ब्स, और तुमको ऑब्जेक्ट उसके बाद यानी यू। तो ये बच्चा यहाँ तक था, ये तो पहले खत्म, ये खत्म, ये खत्म। अब बच्चा रात में थी, इसमें रेस्ट आ गया, तो क्या हो जाएगा बच्चे, एट नाइट। और ये सेंटेंस 110% करेक्ट है। और कभी भी नहीं बोलेंगे कि हु डज डिस्टर्ब यू एट नाइट, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। लेकिन
तो याद रखना बच्चे हमेशा कि ये वाई, वेयर, व्हेन, व्हाट, हाउ और हु यही कैटेगरी में आता है, लेकिन हु के साथ में एक अलग मामला है, इसीलिए मैं बच्चे यहाँ पर हु को नहीं लिखा था, इसको अलग से बताया। और सारे बच्चे इस बात को याद रखना कि हु और हुम और हुज में फर्क ये है कि हु सब्जेक्टिव केस है, अगर हु नहीं होता तो अंग्रेजी में हुम और हुज वर्ड भी नहीं होता, ठीक है ना बच्चे। तो याद रखना हमेशा कि ये हु सब्जेक्टिव केस है, हुम ऑब्जेक्टिव केस, हु पजेसिव केस, और इसका मतलब कौन, इसका मतलब किसको। अभी वाक्य देंगे तुम किसको प्यार करते हो, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो उसके बाद इसको देखेंगे हम, इसका इस्तेमाल बाद में देखेंगे। लेकिन यहाँ पर और देखो एक वाक्य लेते हैं कि कौन रात में यहाँ आता है, कौन रात में यहाँ आता है, ठीक है जी, कौन रात में यहाँ आता है। तो क्या हो जाएगा, देखो आप उधर देखना ही नहीं बच्चे कि हु कम्स हियर एट नाइट, हु कम्स हियर एट नाइट, ठीक है ना बच्चों, हु कम्स हियर एट नाइट। इस तरीके से सो मेनी सेंटेंसेस कैन बी फ्रेम्ड बाय टेकिंग द सपोर्ट ऑफ हु, यानी हु की मदद से बहुत सारा वाक्य तुम बना सकते हो। लेकिन इस बात को हमेशा याद रखना बच्चे, हु के बाद डू या डज का इस्तेमाल नहीं करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, अगर करते हैं तो ये गलत हो जाएगा इस तरीके से, और ये हमेशा इस तरीके से करना है, ठीक बच्चे। उसी तरह से कौन तुमको अंग्रेजी पढ़ाता है, तो क्या हो जाएगा, हु टीचेज यू इंग्लिश। कौन तुमको रात में परेशान करता है, हु डिस्टर्ब्स यू एट नाइट। कौन तुमको रात में कॉल करता है, हु मेक्स अ कॉल टू यू एट नाइट, ठीक है ना बच्चे। उसी तरीके से कौन तुमको रास्ते में तंग करता है, हु डिस्टर्ब्स यू ऑन द वे, हु डिस्टर्ब्स यू ऑन द वे। रास्ते में कौन तुम्हारी मदद करता है, तो हु हेल्प्स यू ऑन द वे। अंग्रेजी सीखने में कौन तुम्हारी मदद करता है, तो हु हेल्प्स यू इन लर्निंग इंग्लिश, हु हेल्प्स यू इन लर्निंग इंग्लिश। सरकार के खिलाफ सरकार के खिलाफ बोलने में कौन तुम्हारा सपोर्ट करता है, तो हु सपोर्ट्स यू टू स्पीक अगेंस्ट द गवर्नमेंट, हु सपोर्ट्स यू टू स्पीक अगेंस्ट द गवर्नमेंट। इस तरीके से बच्चे सो मेनी सेंटेंसेस कैन बी फ्रेम्ड, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारे बच्चे इन बातों को समझ गए। अगर समझ गए हो तो मैं जैसे वाक्य इस दो चार वाक्य यहाँ पर दे दिया, उसके बाद मैं कुछ वाक्यों को बोल दिया, उसके बाद बहुत सारा हिंदी वाक्य तुम सोचो और इसी फॉर्मूला को अप्लाई करके बोलो, जितना 1 करोड़ सेंटेंसेस कैन बी स्पोकन बाय टेकिंग द सपोर्ट ऑफ दिस वेरी स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो इसीलिए बच्चे, सारे बच्चे से मैं उम्मीद करता हूँ कि एकदम बिल्कुल बोलोगे और प्रैक्टिस डालना बार बार, अगर कल्टीवेट योर हैबिट अगेन एंड अगेन रिपीटेडली, ओनली यू कैन बी अ बेटर स्पीकर, अदरवाइज नो चांस एट ऑल। स्टूडेंट, डोंट बी साइलेंट, ट्राई टू स्पीक ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन स्ट्रक्चर। इस तरीके से बच्चे हु के साथ में मामला हुआ, किसके साथ में, हु के साथ में मामला हुआ। अब देखो थोड़ा हु का भी प्रयोग देख लेते हैं, इसको मिटा दो सारे बच्चे, पॉज करके तुम लोग लिख लो। अब आओ थोड़ा सा बच्चे दिमाग लगाना, और बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट चीज़ अभी मैं बताने जा रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग समझने की कोशिश करोगे अपनी पूरी ताकत और तवानाई को लगा करके, ठीक है ना बच्चे। तो इसीलिए समझो इसको क्या है। अगर बच्चे ऐसा आ जाए कि ये तो ऑब्जेक्ट है, दरअसल हकीकत में क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, जैसे वाक्य होगा कि तुम किसको प्यार करते हो, ये भी एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है या नहीं है। तो सबसे पहले ये देखो कि ये भी एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तुम किसको प्यार करते हो, तो बिल्कुल है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ तक क्लियर कि हाँ बिल्कुल इंटरोगेटिव, क्योंकि सवाल पूछा जा रहा है। उसके बाद दूसरी पॉइंट पर आओ कि ये गेस करो कि क्या ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो बिल्कुल है कि तुम किसको प्यार करते हो, तो देखो आ गया इसमें, तो पता चला ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और ये इंटेरोगेटिव है, और भी इंटेरोगेटिव में यस नो इंटेरोगेटिव नहीं है, बल्कि WH इंटेरोगेटिव है। क्लियर बच्चे, यहाँ तक समझ गए। अब देखो कि अगर इसका इस्तेमाल हो जाए कि तुम किसको प्यार करते हो, यानी तुम प्यार करते हो किसको, तुम प्यार करते हो किसको, और किसको का अंग्रेजी क्या होता है बच्चे, किसको का whom होता है। यानी अगर whom आ गया तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस यानी हु का ऑब्जेक्टिव केस, और ऑब्जेक्ट का स्थान हमेशा क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और वर्ब के, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। लेकिन इसके साथ में थोड़ा सा मामला क्या हो जाता है बच्चे कि ये क्या हो जाता है कि ये स्ट्रक्चर है, ये मेरा बनाया हुआ या किसी का बनाया हुआ नहीं है। अंग्रेजी ज़बान के जो स्कॉलर लोग हैं, जो एक्सपर्ट लोग हैं, या ऑब्जेक्ट है लेकिन फिर भी इसको सब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं। अगर सब्जेक्ट के स्थान पर रख दिए फिर भी, लेकिन तुमको हमेशा समझना है कि ये ऑब्जेक्ट है, और इसीलिए हमको ये देखना है कि विद्वानों ने अंग्रेजी ज़बान के जो एक्सपर्ट्स हैं, जितने भी फेमस ग्रामेरियन ऑफ द वर्ल्ड है, इसके लिए जो स्ट्रक्चर बनाया है, और उस स्ट्रक्चर के आधार पर पूरी दुनिया जो अंग्रेजी पूरे दुनिया के लोग जो अंग्रेजी बोलते हैं,
तो उसी स्ट्रक्चर को, ये मेरा अपना घर का या मेरा बाप का घर का बनाया हुआ या किसी का घर का बनाया हुआ नहीं है, ये अंग्रेजी जबान के एक्सपर्ट ने बनाया कि अगर ये आ जाए, अगर इसका इस्तेमाल सेंटेंस में आ जाए तो ये सेंटेंस में शुरू में इस्तेमाल करते हैं। तो कैसे करते हैं, यानी ये अगर आ जाए तो याद रखना बच्चे, यानी whom इज इक्वल टू, याद रखना बच्चे, whom इज इक्वल टू किसको, whom इज इक्वल टू किसको या किनको, और ये अगर सेंटेंस के अंदर में आ जाए, यानी इस आधार पर, यानी इसका सपोर्ट लेके सेंटेंस बनाएंगे और वो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, तो इसका फार्मूला क्या होगा बच्चे, whom फार्मूला होगा। क्या क्या फार्मूला होगा, whom देंगे, उसके बाद डू या डज का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद V1 अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, अगर रेस्ट है तो रेस्ट, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। यानी बच्चा पता ये चला कि इसका इस्तेमाल जो है ये भी WH कैटेगरी में आया, ये भी WH कैटेगरी में आया, लेकिन याद रखना बच्चे ये whom जो है ये ऑब्जेक्टिव केस, यानी यही मेन सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, इधर तो सब्जेक्ट है। तो अभी एक बात याद रखना बच्चे, जैसे बोलेंगे whom do you disturb, तो याद रखना पड़ता। अब यहाँ पर तुम लोगों को दिमाग लगाना चाहिए कि ये अगर ऑब्जेक्टिव केस है, यानी ये ऑब्जेक्ट है दरअसल बच्चे, जब ये ऑब्जेक्ट आ ही गया है तो फिर यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तो पता ये चला कि वो तो ऑब्जेक्ट शुरू में ही यहाँ पर आ गया है, तो पता ये चला बच्चे कि यहाँ पर डायरेक्ट वर्ब के बाद, यानी whom do you disturb, अगर रेस्ट है तो रेस्ट दे देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, और साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो याद रखना हमेशा कि जिस तरीके से अभी who वाला स्ट्रक्चर दिखाए थे, तो उसके बाद who के बाद V1 दिए थे और उसके बाद वहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं रहा होगा, इसी तरीके से बच्चे whom अगर आ जाए तो whom के बाद do या does का इस्तेमाल होगा, यानी उसी के तरह, सेम इसी के तरह। देखो यहाँ तक तो आएगा, और उसके बाद अगर सब वाक्य में बगैर सब्जेक्ट का वाक्य बनता है नहीं है, पता चलेगा यहाँ तक सेम आएगा, तो देखो यहाँ तक सेम है। अब फिर आगे में देखो यहाँ वर्ब सेम, तो यहाँ वर्ब सेम है, पता चला वहाँ से यहाँ तक सेम है, लेकिन ऑब्जेक्ट के पास जब आएंगे बच्चे, ये वाला में तो ऑब्जेक्ट होगा, रेस्ट होगा, लेकिन इस स्ट्रक्चर में कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होगा यहाँ पे बीच में। क्यों कि whom जो है वो खुद ऑब्जेक्ट है, वो शुरू में आ चुका है। तो ये स्ट्रक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और who वाला स्ट्रक्चर इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डियर स्टूडेंट, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि दोनों स्ट्रक्चर को कायदे से याद रखना, ठीक है। तो शुरू में क्या है कि शुरुआत में बच्चे तुमको ध्यान में रखना है कि आज होम होगा तो डू या डज उसका सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब होगा, और उसके बाद इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो शुरुआत में यानी इनिशियल फेज में बच्चे तुमको बस इसको ध्यान में रखना है और इस आधार पर सेंटेंस बोलना है। और एक वक्त ऐसा आएगा बच्चे, तुम बोलते 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 तुम्हारी आदत बन जाएगी, तुम्हारी फितरत बन जाएगी, फितरत का हिस्सा बन जाएगा। उसके बाद फिर ये सबको याद नहीं रखना है, जितना चीज़ बता रहे हैं इसको याद नहीं रखना है, बिल्कुल अंग्रेजी बोलते चले जाना है, लेकिन पटरी पे लाने के लिए इसका सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो अब देखो बच्चे, इस आधार पर यानी इस स्ट्रक्चर के आधार पे मैं कुछ वाक्य को बताता हूँ और सारे बच्चे प्रैक्टिस कर लेना, एक बार प्रैक्टिस कर लेना बच्चे, एक बार प्रैक्टिस कर लेना। मैं कितने ग्रामर की किताब को रिसर्च करके और ट्रांसलेशन की किताब को रिसर्च करके मैं बता रहा हूँ बच्चे, ठीक है ना। तो इसीलिए सारे बच्चे ईमानदारी से ये सारी चीज़ को अच्छे से नोट कर लेना, फिर अच्छे से समझने की कोशिश करना। समझने के पश्चात इसी स्ट्रक्चर के आधार पर यू ईच एंड एवरी स्टूडेंट मस्ट फ्रेम सो मेनी सेंटेंसेस यूज्ड इन डे टू डे लाइफ। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ जो डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल होगा उसी को, कुछ भी, एनीथिंग, यानी एनी सेंटेंसेस कैन बी फ्रेम्ड, एनी सेंटेंसेस इन द वर्ल्ड इन हिंदी एंड उर्दू कैन बी फ्रेम्ड टेकिंग द सपोर्ट ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स, ठीक है बच्चे। तो अब देखो, जैसे एक वाक्य का एग्जाम्पल देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हमेशा प्रैक्टिस करना तुम लोग। जैसे मैं बोलूँगा, तुम किसको प्यार करते हो, तुम किसको प्यार करते हो, खूब बोलते हैं ये वाक्य, तुम किसको प्यार करते हो, तुम किसको प्यार करते हो। तो याद रखना बच्चे, तुम किसको प्यार करते हो, यहाँ पर देखो सब्जेक्ट इस वाक्य में तुम है, यहाँ पर तुम है, ठीक है बच्चे। अगर हम ऐसा कर देंगे कि तुम किसको प्यार करते हो, तो तुम का अंग्रेजी क्या दे देंगे बच्चे, यू, ठीक है, तुम का यू, और प्यार करते हो यू लव, ठीक है, यू लव यानी प्यार करते हो, ये वर्ब है, और किसको का अंग्रेजी होम। तो ऐसे अगर कर देंगे बच्चे, तो हालांकि नियम से देखो, पहले सब्जेक्ट होगा और उसके बाद जाके ऑब्जेक्ट, वर्ब होगा, उसके बाद जाके ऑब्जेक्ट है, इस तरह से लग रहा है, बिल्कुल बात सही है, लेकिन ग्रामेरियन कहता है कि ये ऐसा हम नहीं मानेंगे, ठीक है। ग्रामेरियन ने कहा कि भाई आप अपने मन से ऐसा नहीं,
नहीं कर सकते, उसका रूल है ये है, आपको ऐसा ही करना होगा, नहीं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो पता ये चला तुम किसको प्यार करते हो। सबसे पहले इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें इंटेरोगेटिव वर्ड कौन है, यही ऑब्जेक्टिव केस इंटेरोगेटिव वर्ड है। यानी किसको का अंग्रेजी सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चे, whom। यहाँ पर फॉर्मूला है कि whom, और whom के बाद डू या डज दो। अब डू होगा कि डज होगा ये बात मतलब पता चलेगा इससे कि सब्जेक्ट कैसा है, यहाँ पर सब्जेक्ट कैसा आ रहा है, तो तुम आ रहा है, इसका मतलब डू होगा। तो क्या हो जाएगा बच्चे, whom do you, फट से देखो कि whom do you, whom do you, तो पता चला कि यहाँ पर जो है कि whom ये वाला खत्म और यू ये वाला खत्म, और उसके बाद प्यार करते हो यानी वर्ब, वर्ब कौन है इसमें, प्यार करना, प्यार करना का लव। तो पता ये चला बच्चे को whom do you love, ये सेंटेंस 110% करेक्ट है, whom do you love। अच्छा, रात में तुम किसको पढ़ाते हो, लड़का या लड़की को, तो रात में तुम किसको अंग्रेजी पढ़ाते हो, मान लो ये सेंटेंस है बच्चे, रात में तुम किसको अंग्रेजी पढ़ाते हो। तो गौर से देखना बच्चे, किसको तुम, फिर पहले वाला देखो, किसको तुम यानी तुम किसको पढ़ाते हो, तो किसको तुम, तो किसको का अंग्रेजी होम होता है, होम देंगे, डू या डज देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट देंगे, सब्जेक्ट क्या आ रहा है, तुम। तो मतलब ये हुआ बच्चे, यहाँ तक तो सोचना ही नहीं है, होम डू यू यहाँ तक आएगा, क्या आएगा, होम डू यू, ठीक है, मतलब यहाँ तक आ गया। उसके बाद वर्ब दो, वर्ब कौन है जी, पढ़ाना, पढ़ाना का अंग्रेजी क्या होता है, टीच। तो होम डू यू टीच, किसको पढ़ाते हो, यानी whom do you teach, तुम किसको पढ़ाते हो, क्या क्या, तो इंग्लिश, whom do you teach इंग्लिश, तो whom do you teach इंग्लिश। तो पता चला कि ये पढ़ाते हो ये खत्म, और तुम किसको है, तो पहले whom do you में ये इसमें खत्म हो गया था। अब देखो बच्चे कि तुम किसको पढ़ाते हो और क्या, इंग्लिश, मतलब अंग्रेजी मतलब इंग्लिश। अब क्या बचा बच्चे, आखिर में क्या बचा सेंटेंस में, रात में, ये रेस्ट है, यानी यहाँ पर रेस्ट दे देंगे, और रेस्ट कौन है यहाँ पे, गौर से देखो कि एट whom do you teach इंग्लिश एट नाइट, रात में तुम अंग्रेजी किसको पढ़ाते हो। तो इस लिहाज से यहाँ पर देखो बच्चे, कभी कभी ऐसा होगा कि ज्यों ही मतलब कि सेंटेंस में ये रेस्ट होगा, ये रेस्ट एक ऐसा चीज़ है बच्चे, ये बात में मैं बताऊंगा। रेस्ट को शुरू में भी हम रखेंगे, लेकिन हम ये उसूल बना दिए हैं कि अभी सब रेस्ट को हम आखिर में रख रहे हैं, लेकिन लास्ट में जब रेस्ट को रखेंगे तो वहाँ पर हम इस बात को बताएंगे कि फिर कोमा देते हैं, तो कोमा देने का क्या मतलब होता है, और कोमा दे देते हैं तो फिर रेस्ट को किस तरह से, यानी बहुत सारा रेस्ट आएगा। तो रेस्ट आएगा, अगर टाइम डिनोटिंग है तो उसको कहाँ पर रखा जाएगा, ये सब डिटेल्स में बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले तुम पटरी में चढ़ जाओ। तो इस एतबार से देखो बच्चे कि whom do you teach, तुम किसको पढ़ाते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो तो पता ये चला कि एक, अच्छा यहाँ पर देखो बच्चे कि ये इंग्लिश जो है ये भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर याद रखना कि जनरली जो है ये मेन काम कर गया, ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर गया, यहाँ पर आ गया कि whom do you teach एट नाइट, रात में तुम किसको पढ़ाते हो, अगर मान लो ये वाक्य है, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश आ गया तो पता ये चला कि अभी इस बात को ध्यान में रखना कि सिंपली ये स्ट्रक्चर है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो, यानी सिंगल ऑब्जेक्ट जब रहेगा वाक्य में तो बिल्कुल यही फॉर्मूला होगा, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर आएगा, बिल्कुल यहाँ पर होम डू यू टीच एट नाइट, यानी सिंगल ऑब्जेक्ट ये है। लेकिन मैंने ये भी बता के रखा है, मैं अभी इसको नहीं बताना चाह रहा था, मैं सिंपल लेकर जाना चाह रहा था, इसीलिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट को मैं अभी मिटा दिया था। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि वाक्य में हम ही बताए हुए हैं कि डाई ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होता है, कुछ वाक्य ऐसे होते हैं डाई ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। डाई ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का मतलब ये हुआ बच्चे, उसमें दो ऑब्जेक्ट आ जाता है। मैं जानबूझ करके इंटेंशनली मैं यहाँ से ऑब्जेक्ट को अभी इसलिए ख़त्म किया था, यानी मिटा दिया था, मैं जानबूझ करके ये ऐसा इसलिए किया कि बच्चे झमेला में ना पड़े, मैं सिंगल ऑब्जेक्ट को रख करके वो काम कर। लेकिन यहाँ वाक्य बोलते समय क्योंकि मैं कहीं रटा हुआ चीज़ तो कोई नहीं है, उसको उठाया दे दिया, बिल्कुल जहन में जो वाक्य आ रहा है मैं दे जा रहा हूँ, तो लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट आ गया बच्चे। तो चलो सिंपली याद रखना कि जब डाई ऑब्जेक्टिव सेंटेंस रहेगा तो वर्ब के बाद, यानी जैसे यहाँ पर देखो कि whom do you teach इंग्लिश, यानी वर्ब के बाद यहाँ पे जस्ट याद रखना बच्चे, यानी वर्ब के बाद इस जगह ऑब्जेक्ट आएगा। तो कब ऑब्जेक्ट आएगा बच्चे, जब वाक्य में डाई ऑब्जेक्टिव सेंटेंस रहेगा, और ये वाला कंडीशन में, और डाई ऑब्जेक्टिव सेंटेंस नहीं रहेगा तो जो पहले दिए हैं वही रह जाएगा। जैसे तुम रात में किसको पढ़ाते हो, तो whom do you teach, देखो टीच के बाद यानी वर्ब के बाद कुछ भी ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, डायरेक्ट आ रहा है रात में एट नाइट, whom do you teach एट नाइट।
रात में तुम किसको पढ़ाते हो, तो whom do you teach at night, रात में तुम किसको पढ़ाते हो, तो ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा। लेकिन ऐसा आ जाए कि रात में तुम अंग्रेजी किसको पढ़ाते हो, ये तो अंग्रेजी और किसको, दो ऑब्जेक्ट यानी डाई ऑब्जेक्टिव सेंटेंस आ गया। और जब डाई ऑब्जेक्टिव सेंटेंस आ जाएगा तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट को रख देंगे। अगर डाई ऑब्जेक्टिव सेंटेंस नहीं है, सिंपल मतलब एक सिंगल ऑब्जेक्ट है, जैसे तुम रात में किसको परेशान करते हो, ठीक है, तो तब क्या हो जाएगा बच्चे कि whom do you disturb at night, whom do you disturb at night, इसमें सिंगल ऑब्जेक्ट है यानी whom। लेकिन हम बोलेंगे कि अगर मैं बोलूं कि रात में तुम्हारे फादर किसको पढ़ाते हैं, तब क्या हो जाएगा, जो whom does your father, रात में तुम्हारे पापा अंग्रेजी किसको पढ़ाते हैं, तो whom does your father teach English at night। तो इस बात को हमेशा याद रखना बच्चे। तो इस लिहाज से यहाँ पर समझ गए होंगे बात को, यहाँ पर क्यों मैं ऑब्जेक्ट को पहले मिटाया था, ठीक है ना। तो इस बात को याद रखना सारे बच्चे हमेशा हमेशा। अब आगे देखो बच्चे, एक बात तो और ले रहा हूँ कि वह कोई लड़की है, वह रात में किससे बात करती है, किससे किससे बात करती है, गौर से देखना बच्चे। अब यहाँ पर देखो बच्चे, मैंने अभी क्या लिखा था, किसको, किसको यानी किसको परेशान करती है, तो किसको मतलब परेशान जो करती है तो असर किस पर पड़ रहा है, किसको पर। अच्छा, किससे बात करती है, जब बात करती है तो असर किस पर पड़ रहा है, तो इसीलिए बोलचाल में हम बोल रहे हैं कि किससे, लेकिन मतलब क्या कहते हैं, वो बात जो कर रही है तो किसको मतलब किससे बात कर रही है, यानी वहाँ किससे इज इक्वल टू किसको, किसको कह रही है वो। तो पता ये चला बच्चे, ये किसको मतलब किससे, ये अगर या किस, तो पता ये चला कि यहाँ पर इस तरीके से आप ये भी मतलब लिख सकते हो कि किससे, क्या जी, किससे, किससे मतलब कहानी वाला नहीं, किससे, किससे तुम बात कर रहे हो। तो पता चला कि होम का मतलब एक तो किसको आ गया, किससे, लेकिन हम किसको इसलिए लिखा है तो याद रखना किसको इज इक्वल टू किस, किससे, तो हमेशा याद रखना। तो पता ये चला कि वह रात में किससे बात करती है। तो आप यहाँ पर याद रखना बच्चे कि वह रात में किससे बात करती है, तो वह इसमें सब्जेक्ट कौन है, वह, और रात में तो रेस्ट है, लेकिन किससे बात करती है, तो बात करती है क्या जी, वर्ब, और किससे ये दरअसल ऑब्जेक्ट है, मतलब ये ऑब्जेक्ट कौन वाला ऑब्जेक्ट, वही होम वाला। तो एकदम बिल्कुल किसी भी स्ट्रक्चर पर ये नहीं बनेगा अलावे इस स्ट्रक्चर पर। हाँ, ये बात अलग है कि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में whom के बदले who का प्रयोग करते हैं, ये थोड़ा एडवांस लेवल की चीज है। तो मैं यानी whom इज इक्वल टू who, ठीक है, और वो who जो होता है तो यानी who, जब whom इज इक्वल टू who, तो दैट मीन्स व्हाट, क्या बच्चे इसका, जब whom इज इक्वल टू who मतलब whom जब ऑलरेडी ऑब्जेक्ट है तो who भी ऑलरेडी, who भी ऑब्जेक्ट हो जाएगा, जबकि हम लोग जानते हैं who क्या है, सब्जेक्टिव केस है। तो पता ये चला कि who जो है कभी कभी वो ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, यानी ऑब्जेक्टिव। तो ये थोड़ा हायर लेवल का है, इसको बाद में बताएंगे, लेकिन पहले इसको समझो कि वो रात में किससे बात करती है। तो बिल्कुल यही स्ट्रक्चर यहाँ तक। तो यहाँ पर देखो बच्चे कि वह रात में किससे बात करती है, मतलब वह है, मतलब कोई लड़की, सब्जेक्ट क्या आ रहा है जी, सी आ रहा है, तो डच हो जाएगा। तो फट से बोलो क्या होगा जी, whom does she talk, ठीक है जी, whom does she talk। और याद रखना बच्चे, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी आ गया है और टॉक भी आ गया है, तो याद रखना कि टॉक के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट, जैसे मैं तुमसे बात करता हूँ तो आई टॉक यू नहीं, आई टॉक टू यू, मतलब ये हुआ कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर चाहे ये साइड में नहीं है, यहीं पर है, लेकिन ऑब्जेक्ट है और टॉक आ गया है, तो अपने मन से यहाँ पर तुमको टू लगाना होगा कि whom does she talk to, अब कब जी, रात में, तो एट नाइट। याद रखना हमेशा, रात में वो किससे बात करती है, तो whom does she talk to at night, तुम रात में किससे बात करते हो, तो whom do you talk to at night, ठीक है बच्चे। अच्छा, तुम किससे प्यार करते हो दिल से, तो whom do you love at heart, तुम किससे नफरत करते हो, whom do you hate, तुम किससे बात करते हो, तो whom do you talk to, तुम किसको अंग्रेजी पढ़ाते हो, whom do you teach English। क्लियर ना बच्चे, रात में तुम किसको अंग्रेजी पढ़ाते हो, तो whom do you teach English at night। क्लियर ना। अच्छा, तुम किसके खिलाफ बोलते हो, whom do you talk against, whom do you talk against, whom do you talk against। याद रखना बच्चे, तुम किसके खिलाफ बोलते हो, ठीक है, तो whom do you talk against। अच्छा, अक्सर तुम किसके खिलाफ बोलते हो, तो whom do you often talk against, whom do you often talk against, whom do you often talk against, ठीक है जी। तो इस तरीके से बच्चे so many sentences can be framed by you
और यू, लेकिन याद रखना बच्चे, ये वाला स्ट्रक्चर और हु वाला स्ट्रक्चर, ये दोनों स्ट्रक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट कीप इन योर ब्रेन। और याद रखना बच्चे कि अगर डाई ऑब्जेक्टिव सेंटेंस रहेगा तो यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर, एक ऑब्जेक्ट यहाँ, तो ये वाला ऑब्जेक्ट हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये वाला कोई इंसान के लिए है तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब होगा तो तब हुम डू डज के बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वो एक जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा यहाँ, उसके बाद रेस्ट। लेकिन अगर सिंगल ऑब्जेक्ट ये होगा तो तब यहाँ पर बच्चे ऑब्जेक्ट नहीं होगा, सिंपली हुम डू या डज सब्जेक्ट वर्ब रेस्ट ये हो जाएगा। उस आधार पर यहाँ पर वाक्य बना दिए हैं और तुम सारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन चीज़ों को समझ चुके हैं। ओके ना, मैं आगे बढ़ूँ, चलो ठीक है। अब एक चीज़ को देखना बच्चे, ये इंटेरोगेटिव से रिलेटेड सारा चीज़ हम लोगों का मुकम्मल हो गया, सारा चीज़ मुकम्मल हो गया, बिल्कुल। WH क्वेश्चन से रिलेटेड सारा चीज़ मुकम्मल हो गया। अच्छा, WH वर्ड में बच्चे और बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं धीरे धीरे बताऊंगा, लेकिन मैं अभी तुम लोगों को ये बुनियादी बातें, इस तरह के सेंटेंसेस और इस तरह का क्यों, कहाँ, कब, कैसे कैसे, क्या और किसको, कौन, ये सब इस्तेमाल होता है, इसको दे दिए हैं। अब वहाँ पर हाउ मेनी भी आएगा कि कितने बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हाउ मेनी का प्रयोग होगा। इस बाल्टी में कितना पानी अटता है, हाउ मच का प्रयोग होगा। वेन एवर, बहुत सारा चीज़ है, वो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन इन बुनियादी चीज़ों को मैं चाहता हूँ, मेरा दिल चाहता है कि जितनी भी बातों को बता चुका हूँ, इन बातों को गेट बाई हार्ट कर लो डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो आगे आओ, ये सारा चीज़ हो गया बच्चे, ठीक है। यानी ये सारी चीज़ यानी इंटेरोगेटिव से रिलेटेड, यानी WH इंटेरोगेटिव से रिलेटेड ये सेंटेंसेस हो गया। अब यहाँ पर इसको मैं, सारे बच्चे पाउच करके लिख लेना, मैं आगे बता रहा हूँ, इसको गौर से समझना। ये सारी चीज़ समझ गए होंगे तुम लोग सारे बच्चे, ओके डियर स्टूडेंट। अब एक चीज़ को यहाँ पर ध्यान देना कि ये तो ठीक है भाई, ये WH का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्यों तुम मुझे परेशान करते हो, कैसे वो यहाँ आती है, कहाँ वो रहती है, इस चाकू से तुम क्या करते हो, इस तरीके से, यानी WH का इंटेरोगेटिव, यानी WH का इंटेरोगेटिव। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है बच्चे कि WH का इंटेरोगेटिव हो लेकिन उसमें नेगेटिव भी घुस जाए, यानी जैसे तुम मुझे क्यों परेशान करते हो तो व्हाई डू यू डिस्टर्ब मी। लेकिन ऐसे भी तो, अच्छा तुम मुझे क्यों पढ़ाते हो तो व्हाई डू यू टीच मी, तुम मुझे क्यों पढ़ाते हो तो व्हाई डू यू टीच मी। लेकिन ऐसा भी तो बोल सकते हो, तुम मुझे क्यों नहीं पढ़ाते हो, यानी इंट्रोगेशन में भी निगेशन घुस जाए, यानी बच्चे इंटेरोगेटिव में भी निगेटिव घुस जाएगा, तो तब वो क्या हो जाएगा बच्चे, इंटेरोनेगेटिव। तुम लोग सारे बच्चे लिख लेना, मैं सिर्फ तुम अलग से स्टार दे करके इसको बना लेना कि WH इंटेरो, यानी INTERO इंटेरो निगेटिव, मतलब ये हुआ जी, ये वाला सेंटेंस जो है ऑलरेडी WH का इंट्रोगेटिव, इसमें नेगेटिव भी घुस जाएगा, यानी तुम मुझे परेशान क्यों नहीं करते हो। तो क्या करना है बच्चे, सब कुछ को एकदम सेम रहने देना, जर्रा बराबर कोई फर्क नहीं होगा। सिर्फ फर्क क्या होगा कि ये अब तक क्या था बच्चे, डू, तो ये बदल जाएगा डोंट में, क्या बदल जाएगा, यानी डू नॉट इज इक्वल टू डोंट, ठीक है। अब ये डज जो है बच्चे, यानी अब नोट आ जाएगा क्योंकि नेगेटिव आ गया, तो डज नॉट हो जाएगा, यानी डज नॉट इज इक्वल टू डजंट, यानी इसका एब्रीविएटेड फॉर्म, तो डजंट। बस सेम टू सेम ऐसे रहना देना है, अब कुछ नहीं, तुम लोग अलग से इसको लिख लोगे, अपना नोट्स जो बना रहे हो इसको अलग से लिख लेना, ठीक है ना। यानी अभी इससे पहले क्या था, WH इंटेरोगेटिव, अब WH इंटेरोगेटिव में नेगेटिव हो गया, तो बच्चे क्या हो गया, WH इंटेरोनेगेटिव ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है बच्चे। तो अब क्या होगा, जैसे एग्जाम्पल से क्लियर होगा अभी, तुम मुझे क्यों नहीं पढ़ाते हो, तुम, या तुम मुझे क्यों पसंद नहीं करते हो, तुम मुझे क्यों पसंद नहीं करते हो। मान लो बच्चे, तुम मुझे क्यों पसंद नहीं करते हो, इससे पहले क्या होता है बच्चे, यानी सिर्फ WH इंट्रोगेटिव में तुम मुझे क्यों पसंद करते हो, व्हाई डू यू लाइक मी। अब क्या है कि तुम मुझे पसंद क्यों नहीं करते हो, अब क्या होगा बच्चे कि व्हाई डोंट यू लाइक मी। तो क्या हो जाएगा बच्चे कि व्हाई डोंट यू, मेरे साथ में फटाफट लिखते जाओ या बोलते जाओ, व्हाई डोंट यू लाइक मी, व्हाई डोंट यू लाइक मी। अब यहाँ पर देखो बच्चा फॉर्मूला, WH वर्ड में से कोई एक वर्ड ले लिए, ठीक है, वाई आएगा क्यों, अब उसके बाद डोंट या डजंट, देखो डोंट आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट, देखो सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद वर्ब वन, देखो वर्ब वन आ गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट, देखो ऑब्जेक्ट आ गया। अब इस वाक्य में रेस्ट है नहीं, तो रेस्ट को छोड़ करके साइन ऑफ इंट्रोगेशन दे दिए। उसी तरीके से बच्चे अगर बोलेंगे कि वह मेरे पास रात में क्यों नहीं आती है, वो मेरे पास रात में क्यों
नहीं आती है। तो अब बोलो बच्चा तुम लोग, मैं सेंटेंस से लिख दिया, तुम लोग से बन जाना चाहिए कि वह रात में मेरे पास क्यों नहीं आती है। तो अब यहाँ पर देखो बच्चे क्या है, क्यों, क्यों मतलब, अच्छा आगे में क्या आ रहा है सब्जेक्ट बच्चे की, वह कोई लड़की है, मतलब सब्जेक्ट क्या आ रहा है, वह मतलब सी, इसका मतलब डजंट लग जाएगा। तो क्या होगा बच्चे, यहाँ तक तो सोचना ही नहीं, वाई डजंट सी, खटाक से वाई डजंट सी। और उसके बाद इस वाक्य में देखो बच्चे क्या है कि वर्ब, वर्ब कौन है जी, आना, आना का अंग्रेजी क्या होता है, कम। तो वाई डजंट सी कम, तो पता चला कि ये वर्ब खत्म हो गया, ये क्यों तो ऐसे खत्म हो गया, और डजंट आया तो ये नहीं भी खत्म हो गया, और वह तो पहले यहाँ आ गया तो ये पहले खत्म हो गया। अब है बच्चे की वाई डजंट सी कम, कहाँ, तो मेरे पास, इसका अंग्रेजी होता है क्या, टू मी। तो पता चला ये भी खत्म हो गया। अब ये बच्चा बचा क्या जी, रात में रेस्ट, और एट नाइट, वाई डजंट सी कम टू मी एट नाइट, वाई डजंट सी कम टू मी एट नाइट, वो रात में मेरे पास क्यों नहीं आती है। उसी तरीके से देखो बच्चे, वह अंग्रेजी कैसे नहीं बोलता है, मान लो वह अंग्रेजी कैसे नहीं बोलता है, कैसे नहीं बोलता है। अब कैसे का अंग्रेजी क्या हो जाएगा जी, वो अंग्रेजी कैसे नहीं बोलता है, तो कैसे मतलब हाउ, तो वह है मर्द है कोई, तो हाउ डजंट ही, यहाँ तक तो सोचना ही नहीं है बच्चे, क्या, हाउ डजंट ही, हाउ डजंट ही स्पीक इंग्लिश, हाउ डजंट ही स्पीक इंग्लिश, हो गया, ठीक है ना। तो अब देखो बच्चे हमेशा कि कोई भी इसमें से आ जाएगा। कब वो कोचिंग नहीं जाती है, या वो कब कोचिंग जाती है, तो व्हेन डज शी गो टू कोचिंग, व्हेन डज शी गो टू कोचिंग। लेकिन वो कोचिंग कब नहीं जाती है, यानी उससे मिलेंगे, बोलो कब वो घर में रहती है, कब वो कोचिंग नहीं जाती है, अगर नहीं जाती है तो घर में रहती है, उससे जाके मिलेंगे। अब इस तरह का आप कब बोलेंगे कि वो कब कोचिंग नहीं जाती है, मान लो कि वह कब कोचिंग नहीं जाती है, वह कब कोचिंग नहीं जाती है, वह कब कोचिंग नहीं जाती है। अब देखो बच्चे यहाँ पर जाती है, मतलब सब्जेक्ट कौन है, सी, क्या आ रहा है सब्जेक्ट सी, तो खट से अब कुछ सोचेंगे ही नहीं, वो कब कोचिंग नहीं जाती है, सिर्फ कब का अंग्रेजी देख लो वेन, और वेन के बाद डजंट लगाते तो क्या हो जाएगा बच्चे की वेन डजंट सी, यहाँ तक तो सोचना ही नहीं है, वेन डजंट सी। और उसके बाद क्या है जी, जाती है वर्ब टू, यानी सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, वर्ब टू गो, कहाँ पर, तो गो टू कोचिंग, कोचिंग कब नहीं जाती है, वेन डजंट सी गो टू कोचिंग, वो कोचिंग कब नहीं जाती है, ठीक है। अच्छा ऐसा बच्चा की मतलब ठीक, अच्छा वो वहाँ रहता है, अच्छा वो कहाँ कहाँ नहीं रहता है, मतलब वो कहाँ नहीं रहता है, तो बोलो जो जहाँ वो नहीं रहता है वहाँ हम लोग रहेंगे, तो वह कहाँ नहीं रहती है, या तुम लोग कहाँ नहीं रहते हो, या वे लोग कहाँ नहीं रहते हैं। मान लो बच्चे के है वाक्य कि वे लोग कहाँ नहीं रहते हैं, वे लोग कहाँ नहीं रहते हैं जनवरी में, वे लोग जनवरी में कहाँ नहीं रहते हैं, वे लोग जनवरी में, यानी जनवरी के महीने में कहाँ रहता, कहाँ नहीं रहते हैं का मतलब बाजी वो, अच्छा वहाँ नहीं रहते हैं तो कहाँ रहते हैं, तो इसीलिए बच्चे याद हमेशा रखना, अच्छा वे लोग जनवरी के, वे लोग कहाँ नहीं रहते हैं जनवरी में, यानी जनवरी में वे लोग कहाँ नहीं रहते हैं। तो वे लोग आ रहा है सब्जेक्ट दे, मतलब क्या होगा जी डोंट, और कहाँ का अंग्रेजी क्या होता है वेयर, तो वेयर डोंट दे, वेयर डोंट दे लिव, वे लोग कहाँ नहीं रहते हैं, कब जी जनवरी में, तो इन जनवरी, इन क्या हो जाएगा बच्चे, वेयर डोंट दे लिव इन जनवरी। अच्छा वे लोग दिसंबर में वे लोग कहाँ नहीं ठहरते हैं, मान लो, तो क्या हो जाएगा जी, वे लोग दिसंबर में कहाँ नहीं ठहरते हैं, तो वेयर डोंट दे स्टे इन दिसंबर, वेयर डोंट दे स्टे इन दिसंबर, वेयर डोंट दे स्टे इन दिसंबर। क्लियर बच्चे। तो इस तरीके से मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी बात को समझ ही गए होंगे सारे बच्चे। और बच्चे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तुम लोगों से ज़्यादा प्रैक्टिस करना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट इंडिफिनिट से रिलेटेड लगभग सारी बात आज मुकम्मल हो चुका है, आज मुकम्मल हो चुकी है सारी बात बच्चे। तो मैं चाहता हूँ, मेरा दिल चाहता है कि चाहे वो WH इंटेरोगेटिव हो, या फिर WH इंटेरोनेगेटिव हो, या फिर यस नो क्वेश्चन हो, या WH क्वेश्चन हो, प्रेजेंट इंडिफिनिट में जितना एडवर्बियल वाली बात बताए हैं, डाई ऑब्जेक्टिव सेंटेंस बताए हैं, रेस्ट वाली बात बताए हैं, मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट वाली बात बताए हैं, यानी इतनी बातें बता चुका हूँ मैं, जो एक जगह किसी भी ट्रांसलेशन की किताब में या किसी भी ग्रामर की किताब में एक जगह इस तरह से इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे नहीं है बच्चे, नहीं है, यकीन नहीं रहता है होगा
तो आप सारे बच्चे किताब को एक जगह करके देखना। मैं जितनी बातों को बताया हूँ सारे वीडियो को तुम देखना, कहीं इस तरह की बात एक जगह एजम्बल्ड फॉर्म में नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चे सारे वीडियो को एक बार नहीं तो दो बार नहीं तो तीन बार नहीं तो 25 बार नहीं तो जब तक नहीं समझोगे तब तक, ठीक है। इस सारी चीज़ को अच्छे से उतार लो, अच्छे से सुनना, बार बार सुनना। मैं जो पढ़ाने के दरमियान में बच्चा, बहुत लोग कमेंट में ये करते हैं कि बहुत ज़्यादा अंग्रेजी बोलते हैं बच्चे, आप बताओ कि अंग्रेजी पढ़ाते हैं, अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं और अंग्रेजी पढ़ाने वाले टीचर क्लास में अंग्रेजी ना बोले तो याद रखना। अच्छा, अंग्रेजी ना बोले तो क्या बोलेगा, फारसी बोलेगा। तो इसीलिए बच्चे याद रखना कि अंग्रेजी के टीचर क्लास में पढ़ाते समय अंग्रेजी ना बोले तो वो टीचर जालिम टीचर है, ठीक है, जालिम टीचर है। तो इसीलिए बच्चे एट द टाइम, बिकॉज बीइंग अ टीचर ऑफ इंग्लिश, बीइंग अ टीचर ऑफ इंग्लिश, one must speak English in the class at the time of teaching English. Otherwise, you are not entitled to be called a teacher of English. That is why anybody may comment, some negatively commented me. So it doesn't make any difference on my attitude or in my personality. That is why, dear student, it is your duty to speak anything, but I don't care for that. But dear student, whatever I am telling you or teaching you, you must very systematically, consistently, honestly, carefully, scrupulously try to understand, invest or apply your all energies to understand the items, because these items would rarely be found in any good translation book. That is my dear student, hope you that each and every student will just follow me whatever I am just telling you. That is why I am just going to conclude this video of today. First of all, dear student, once again I would like to request each and every student, please, for God's sake, you must share and subscribe the videos to great number of students, so that most of the students can get benefited through the help of this very YouTube channel, that is Oxford Union English. Dear student, wishing you all the best. And I would like to just conclude this video citing one share of Allama Iqbal. अकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, अकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, तो मंजिल खुद नज़र आती है उसको आसमानों में। डियर स्टूडेंट, आज यही तक रखते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट, एक बात और बता दूं कि अगले वाले नेक्स्ट वाले वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट का मैं सारा नेगेटिव, पॉजिटिव, इंट्रोगेटिव सारा चीज़ को बता चुका हूँ, और चूँकि सारी बातों को बता चुका हूँ, इसीलिए मैं अगले वाले वीडियो में हर तरह का, चाहे वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, इंट्रोनेगेटिव हो, WH इंट्रोगेटिव हो, WH इंटेरोनेगेटिव हो, हर तरह का सेंटेंसेस मैं दूंगा। और सारे बच्चों को, आप लोगों को ट्राई करना है, और फिर ट्राई करते समय मैं साथ में बनाऊंगा। तो तुम अपने से, मैं अपना बनाया हुआ सेंटेंस को मैच करना कि देखो कहाँ तक तुम बिल्कुल समझे हो बात को। अगर वाकई में बात को अगर 10 सेंटेंस सपोज करें, अगर मैं 10 सेंटेंसेस हिंदी में दूँ, अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए अगर 10 में से 10 बन जाता है, तो इसका मतलब है बहुत ही ईमानदार और पंचुअल और रेगुलर स्टूडेंट हैं, और दुनिया में फरिश्ते भी आकर के आपको नहीं रोक सकता है अंग्रेजी बोलने से, अंग्रेजी समझने से, अंग्रेजी लिखने से। इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कल 10 में से 10 आप बच्चों से बनना चाहिए। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, एंजॉय दिस वेरी वीडियो, एंजॉय लर्निंग इंग्लिश वेल, hope you that each and every student must be joyful throughout your life. Thank you very much.